नमस्कार, हरियाणा पोस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। बात करेंगे हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की। हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब हरियाणा के बीच जल का प्रकोप देखने को मिला। इंसान बेबस हो गया, सरकारें परेशान हो गई। लेकिन मुसीबत की इस कुदरती आपदा में हरियाणा सरकार ने हर संभव प्रयास करते हुए प्रदेश की स्थिति को जिस तरीके से संभालने की कवायद की है वो काबिले तारीफ है। तबाही के मंजर से आम जनता के लिए शुरू हुई हरियाणा सरकार की कवायद को दर्शाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मानसून ने मचाया कहर, गांव गांव शहर शहर, हरियाणा में भी पानी की मार, कई गांवों में मचा हाहाकार, डूब गए खेत खलिहान, पानी का रौद्र रूप देख हर कोई हैरान। त्राहिमाम करते लोगों ने सरकार से लगाई गुहार, मनोहर सरकार ने मदद पहुंचानी शुरू की हर घर हर द्वार। मानसून ने दस्तक देते हुए जब बरसना शुरू किया तो लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन लगातार होती बरसात ने जल्द ही लोगों को एहसास करवा दिया कि राहत भरी ये बारिश आफत की बारिश साबित होने वाली है। और हुआ भी ऐसा ही। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में बारिश ने कहर मचाते हुए हर जगह जल थल सा मंजर कर दिया। पानी का रौद्र रूप धार चुकी धारा के सामने जो कुछ भी आता गया वह उसमें समाता गया, और आगे बढ़ता हुआ पानी अपने हर कदम के साथ पीछे तबाही के निशान छोड़ता चला गया। तबाही की तस्वीरें भी ऐसी जिसे देख लोगों का दिल दहलने लगा। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहा। लगातार हुई बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के चलते यमुना नदी का जल स्तर इतना बढ़ा कि उसने बाढ़ की शक्ल धारण करते हुए प्रदेश के सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। मूसलाधार बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालातों के चलते अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और सीएम सिटी करनाल जैसे जिलों को प्रभावित करते हुए कोहराम सा मचाकर रख दिया। कहीं घरों को पानी निगल गया तो कहीं लोगों की जिंदगियां भी इसी रौद्र रूप पानी की भेंट चढ़ गईं। हरियाणा में बरसात ने प्रलय मचाने का काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे किया, जिससे उन्हें यह समझते देर न लगी कि पानी ने प्रदेश का काफी नुकसान कर दिया है और लोग मदद के लिए सरकार का मुंह ताक रहे हैं। हालातों को समझते हुए बिना देर किए मुख्यमंत्री की ओर से एक आपातकाल बैठक बुलवाई गई। हरियाणा सिविल सचिवालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। प्रदेश के अंदर बने हालातों पर मंथन और चिंतन करते हुए कई अहम फैसले हुए। मीटिंग में रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट, गृह विभाग, अर्बन लोकल बॉडी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में भी अधिकारियों के साथ बैठक कर वहां के हालातों को लेकर भी चर्चा की और उसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए, और साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 जिलों को अलर्ट मोड पर रखने की बात कही, जिसमें जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल और सिरसा जिला शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस बात का हवाला दिया कि सामान्य वर्षा को लेकर जो इंतजाम और तैयारी सरकार की ओर से की जाती है वह इस बार भी की गई, लेकिन लगातार तेज होती बारिश ने सब कुछ खत्म करके रख दिया। जो वर्षा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ, और वर्षा केवल यहाँ हरियाणा में ही नहीं बल्कि जो पास के प्रदेश हैं, चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ वर्षा हुई, बादल फटा, वो पानी बहाव उसका आया तो उसका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का भी जो पानी है वो भी यमुना के माध्यम से काफ़ी लेवल यमुना का ऊंचा हो गया था। पंजाब से भी चाहे वो भाखड़ा नरवाना का जो नहर है या फिर एसवाइल उसके पानी का ओवरफ्लो है, तो ऐसे सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ जिलों में पड़ी है। और सबसे ज़्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे वो अम्बाला ज़िले में। अम्बाला ज़िले में कई गांव तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और संयोग से यहाँ नदियाँ नाले भी काफ़ी हैं। यहाँ मारकंडा का भी असर है, यहाँ टांगरी का भी असर है, यहाँ घग्गर का भी असर है, और यहाँ एसवाइल का असर भी है, यहाँ
भाखड़ा और जो नरवाना नहर है उसका भी असर है। तो ऐसे सबका असर होने के बाद पानी का ओवरफ्लो भी हुआ है। लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहां पानी का प्रभाव ये गया है, कहीं 2 फुट होगा तो कहीं 8 फुट होगा। गांव अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो कुरुक्षेत्र जिले के हुए हैं। उसके बाद फिर अम्बाला जिले में भी जो हमारे हाईवे के साथ, नेशनल हाईवे के साथ जो बेल्ट है, नग्गल और अम्बाला शहर के गांव, जितना भी उस समय में संभव हो पाया वो सब जगह हो गया हो। लेकिन ये नहीं कि इसके बाद और जगह पर नुकसान नहीं है। जैसे जैसे पानी के कहर की सच्चाई सामने आती गई, वैसे वैसे ये अंदाजा लगना भी शुरू हो गया कि पानी ने अपना कहर बरपाते हुए लोगों की संपत्ति का जहां बड़ा नुकसान किया, तो वहीं 10 लोगों की जान की खबर ने प्रदेश सरकार के साथ साथ आम इंसान को भी हिला कर रख दिया। सरकार के मुखिया के मुताबिक अभी कुछ लोग लापता भी हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियां मिली हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि अभी सब जगह की जानकारी नहीं मिली है। 2 लोग तो ऐसे हैं जो अभी उनको हम कह नहीं सकते कि क्या उनकी स्थिति है, क्योंकि वो लापता हैं। एक के बारे में पता लगा कि वो नहर के अंदर उसको एक प्रकार से गिर गया और वो बाद में मिला नहीं है। जलजले के रूप में आई इस आफत ने कई लोगों के घरों को कई जगह पर नेस्ता नाबूद कर दिया, तो कई जगह घर के उजड़ने के साथ साथ मवेशियों की मौत ने भी पशुपालकों का बड़ा नुकसान किया। लिहाजा लोगों के दुख और तकलीफ को समझते हुए मुख्यमंत्री ने राहत भरी घोषणा का ऐलान कर उनके दर्द को कम करने का प्रयास फौरी तौर पर ही शुरू कर दिया था। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसकी हमको जानकारी देंगे। जहाँ तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उसको सहायता ये दी जाएगी। और जहाँ तक मकानों का विषय है, उन मकानों के लिए जो मुरम्मत का पैसा हमारा 80,000 रुपया होता है डॉक्टर अम्बेडकर मकान नवीनीकरण का, वो जो तो गरीब परिवार हैं उसमें मिलेगा। जो अन्य परिवार हैं उनको अलग से डिजास्टर का जो हमारा फंड है, क्या उसको क्या बोलते हैं, डिजास्टर फंड, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, उसमें से उनको दिया जाएगा। सीएम की ओर से इस बात का हवाला भी दिया गया कि जल प्रलय के रूप में प्रदेश को घेरने वाली इस आफत से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों के अलावा प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों के बीच लोगों तक भोजन, पानी की व्यवस्था भी सरकार कर चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी राहत पहुंचाने का प्रबंध हरियाणा सरकार ने कर रखा है। पानी बढ़ रहा है, जैसे 3 जिले का नरवाना क्षेत्र है, फतेहाबाद जिला है, सिरसा जिला है, या सोनीपत जिला है, फरीदाबाद पलवल जहाँ से यमुना नदी निकलेगी, तो ऐसे सब स्थानों पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब अलर्ट हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहाँ हमको एनडीआरएफ की आवश्यकता पड़ी है तो एनडीआरएफ को हमने बुलाया है, जहाँ आर्मी को आवश्यकता पड़ी है आर्मी को भी हमने बुलाया है और राहत कार्य जितने भी ज़्यादा संभव हो सकते हैं वो सब हमने किए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। वर्तमान व्यवस्था में भोजन के पैकेट सबको पहुँचाए जा रहे हैं, पानी की जहाँ आवश्यकता है वहाँ पानी के टैंकर पहुँचाए जा रहे हैं, पशुओं के लिए चारा जहाँ जहाँ जिले स्वयं अपना कर पाएंगे वो खरीद करके उन गाँव में चारा भेजेंगे। अगर अपने ज़िले में व्यवस्था नहीं होगी तो दूसरे जिलों से भी चारा खरीद करके यहाँ भेजा जाएगा ताकि पशुओं को भी समय पर चारा मिल सके। भोजन पैकेट पहुँचाने के लिए हमारे पास वैसे तो नाव पर्याप्त हैं, लेकिन जहाँ कुछ स्थानों पर नाव की जो कमी है वहाँ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, इसका प्रबंध भी हमने किया है ताकि एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी अगर भोजन पहुँचाने की आवश्यकता होगी तो वो सहायता भी आज से चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मानसून के मौसम को देखते हुए जिस तरह से ड्रेनों आदि की सफाई के साथ साथ दूसरे इंतजाम सरकार को करने होते हैं ताकि बारिश के मौसम में किसी तरह की दिक्कत न आए, उसमें सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन कुदरती रूप में आई इस आफत को रोका भी नहीं जा सकता था क्योंकि हर तरफ पानी का ओवरफ्लो होने के चलते यह हालात बन गए। हमारी सारी तैयारी सामान्य वर्षा और सामान्य जो चीज होता है पूरी तैयारी थी। अकस्मात इतना पानी आएगा, ये कोई ड्रेनेज व्यवस्था का फेल्योर नहीं है, सब चीजें तो आखिर मिल गई। एक एरिया जब अब होके आया हूँ मैं, ये जनसुई और इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ 3-3, 4-4 जो फ्लो हैं एक साथ मिल गए, ओवरफ्लो कर गए हैं। अब ओवरफ्लो किए हैं तो इसमें से कोई व्यवस्था खराब थी ऐसा नहीं, लेकिन पानी की मात्रा ही इतनी थी। वहाँ घग्गर का पानी भी ओवरफ्लो कर गया, वहाँ एसवाइल का पानी ओवरफ्लो कर गया, वहाँ नरवाना भाखड़ा का ओवरफ्लो कर गया। जब सब चीज़ों का पानी ओवरफ्लो होगा
तो पानी तो नेचुरल फिर बहाव जिसको मिलेगा उधर ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता है। तो एक प्रकार की नेचुरल कैलामिटी है, ये कोई किसी प्रकार का व्यवस्था का दोष है, समझ नहीं कह सकते। प्रदेश सरकार की नीयत और नीति को देखते हुए आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार ने भी प्रदेश सरकार की तरफ मदद के हाथ बढ़ाते हुए उसे 216 करोड़ से ज्यादा की राहत राशि दी है, ताकि प्रदेश सरकार मुश्किल की इस घड़ी में जनता को हिफाजत और राहत दोनों प्रदान कर सके। दरअसल प्रदेश के बीच बने हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की स्थिति को प्रधानमंत्री संग अपनी मुलाकात के दौरान रखा था और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें मदद दिए जाने का आश्वासन दिया था और उसी के तहत केंद्र की ओर से यह राशि जारी की गई। पानी चढ़ गया है, कुछ जगह को लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज़्यादा आया है जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मोटे रूप से मैंने उनको दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है, हिमाचल तो काफ़ी हुआ। हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति अभी मैं कह सकता हूँ कि जो कल पानी बढ़ने की बातें थी, आज वो जो समाचार हमारे पास आए हैं, कुछ जगह वही स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पानी रिसीड भी किया है। अगर उदाहरण में देता हूँ यमुना का, तो यमुना में एक बार तो 3,60,000 क्यूसेक भी पानी टच कर गया, लेकिन अब आज प्रातःकाल से 3 लाख से भी नीचे आ गया है। अब क्योंकि वर्षा कितनी पहाड़ में होती है उस पर निर्भर करता है। प्रदेश में पानी से मची तबाही का असली आंकड़ा तो पानी उतरने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन प्रदेश सरकार के मुखिया के मुताबिक मुश्किलें अगर कम नहीं हैं, तो सरकार के पास उससे लड़ने के लिए नीयत है, नीति है और विश्वास भी, जिसके चलते आपदा की इस घड़ी से प्रदेश उभर ही आएगा और उसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार प्रयासरत है और हमेशा रहेगी। न्यूज डेस्क से गगन नारंग के साथ प्रिया शर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा की मनोहर सरकार अपने मनोहर फैसलों के लिए जानी जाती है। सरकार के कई फैसले लोगों की नजर में ऐतिहासिक साबित हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है अहम फैसला सरपंचों और पंचों के मानदेय को बढ़ाए जाना। मनोहर सरकार के इस अहम फैसले को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरपंचों और पंचों के लिए मनोहर सरकार की मनोरम सौगात, सरपंचों का बढ़ाया मानदेय, पंचों के मानदेय में भी हुई बढ़ोतरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में लिए गए कुछ फैसले मील के पत्थर की तरह साबित हो रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सरपंचों और पंचों के हक में मनोरम फैसला लेते हुए उनके मानदेय को बढ़ा सरपंचों और पंचों के चेहरों पर रौनक लाने के काम को अंजाम दिया। मार्च में मानदेय बढ़ाने का किया गया था ऐलान। 1 अप्रैल 2023 से लागू करने की कही गई थी बात। 14 जुलाई 2023 को सरकार ने जारी किया था नोटिस। पहले सरपंचों को मिलता था 3,000 रुपए मानदेय, पंचों को मानदेय के रूप में अदा किए जाते थे 1,000 रुपए। हरियाणा सरकार ने सरपंचों के मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की, तो वहीं पंचों के मानदेय में 600 रुपए का इजाफा किया गया। यानी सरपंचों को नए ऐलान के तहत मानदेय 3,000 से बढ़कर 5,000 कर दिया गया, तो दूसरी तरफ पंचों के मानदेय की राशि 1,000 रुपए से बढ़कर 1,600 रुपए हो गई। सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकरम नियम 1995 में संशोधन किया। अब ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकरम संशोधन नियम 2023 कहलाएंगे। मानदेय में बढ़ोतरी के ऐलान और उसे लागू करने को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी करने के बाद एक नोटिस भी जारी किया गया, जिसके तहत कहा गया कि अधिसूचना के गैजेट में प्रकाशन की 7 दिनों की अवधि के दौरान यानी 14 जुलाई 2023 तक कोई भी शख्स इसे लेकर अपने सुझाव या आपत्ति दर्ज करवा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान 15 मार्च 2023 को किया गया था। सरपंचों और पंचों को यह मानदेय 1 अप्रैल 2023 से जोड़ कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि हरियाणा सरकार सरपंचों और पंचों को यह मानदेय एरियर समेत अदा करेगी। हरियाणा में है कुल 6,226 ग्राम पंचायतें। जितनी ग्राम पंचायतें उतनी ही सरपंचों की गिनती भी।
62,400 पंच भी हैं इन पंचायतों में। इस फैसले से सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ भी। हरियाणा सरकार के इस अहम फैसले का पूरा प्रारूप संबंधित विभाग के जरिए तैयार किया गया। सुझाव के साथ साथ आपत्तियों की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। दरअसल सरपंच और पंचों को मानदेय दिए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत भी भाजपा सरकार ने 2017 में की थी और उसके बाद अब सरकार ने 6 सालों के बाद सरपंचों और पंचों के मानदेय को बढ़ाने का फैसला किया और इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा, ये सरकार ने कहा। सरकार को अपने इस फैसले के तहत 61% ज्यादा पैसे का प्रावधान करना पड़ेगा। पहले सरपंचों और पंचों को दिए जाने वाले मानदेय पर 8.07 करोड़ रुपए जुटाने पड़ते थे और अब सरकार को अपने नए फैसले के तहत 13 करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा, यानी अतिरिक्त 4.96 करोड़ रुपए उसे जुटाने होंगे। आगे हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनावों के दरमियान पंचायतों की भूमिका बेहद अहम होती है, लिहाजा सरकार ने अब सरपंचों और पंचों की सैलरी में इजाफा करते हुए एक तीर से 2 निशाने साधने का काम किया है, यानी सरकार भी खुश और सरपंच पंचों के भी पांव बारा। न्यूज डेस्क से गगन नारंग के साथ प्रिया शर्मा की रिपोर्ट, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो वहीं नशे को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत हरियाणा पुलिस मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देशों के अनुसार नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है। हरियाणा पोस्ट के तहत नशे पर हुई कार्रवाई को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नहीं बख्शे जाएंगे नशा तस्कर, तस्करों की संपत्ति भी हो रही फ्रीज। 201 नशा तस्कर किए गए थे गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ध्वस्त। नशा युवाओं की रगों में घुलता हुआ उनकी जिंदगी को तबाह करते हुए उनके भविष्य को अंधकारमयी कर देता है। इस बात को जानते हुए भी नशा तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आते। नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा पुलिस की ओर से एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ध्वस्त। अपने इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के तहत काम करते हुए पुलिस ने अपनी कमर कसी और ऑपरेशन ध्वस्त के तहत नशा तस्करों की धरपकड़ करते हुए जहां नशे के चल रहे नेटवर्क को खत्म करने की कवायद को अंजाम दिया, तो वहीं नशे की बड़ी खेप हरियाणा पुलिस ने अलग अलग जगहों से बरामद करते हुए नशा तस्करों की कमर तोड़ कर रख दी। इंटरनेशनल ड्रग डे के मौके नशे की बड़ी खेप को हरियाणा के कई जिलों में नष्ट किया गया। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इंटरनेशनल ड्रग डे पर भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को जसाना गांव स्थित भट्टी में डालकर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। जसाना में यहाँ पर जो है एनडीपीएस जैसे हम पकड़ते रहते हैं, माल हम एनडीपीएस का पकड़े हैं तो साथ में उसका डिस्पोजल और डिस्ट्रॉयल बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस के अंदर एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें डीसीपी हेडक्वार्टर श्री महेंद्र मीना और एसीपी हेडक्वार्टर श्री अमन यादव भी मेंबर हैं। तो वो कमेटी पूरा जितना भी एनडीपीएस हमने पकड़ा है अब तक जो हमारे मालखानों में जमा है उसका इंस्पेक्ट करके और उसका टाइमली डिस्पोजल एक बहुत ज़रूरी है। आज खास बात यह है कि मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर के आदेश पे पूरे हरियाणा में ये एक साथ जो है हर ज़िले में इसका डिस्पोजल आज ही के दिन किया जा रहा है। तो ऐसे करीब 84 मामले जो हमारे थे जो हमने डिस्पोज किए हैं आज, 84 एनडीपीएस के केसेस थे और करीब 210 किलो से ज़्यादा की प्रॉपर्टी आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय की है। तो पुलिस कमिश्नर के जरिए ये जानकारी भी दी गई कि एक साल के अंदर 84 एनडीपीएस के बड़े मामले दर्ज किए गए, जिसमें करीब 210 किलो के ड्रग को बरामद करते हुए वहां पर डिस्पोज ऑफ किया गया। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हरियाणा पुलिस एनडीपीएस को लेकर पूरी तरह सतर्क है और अब सिर्फ नशा बेचने वाले ही नहीं बल्कि जहां से वे नशा लेकर आते हैं और कौन कौन इसमें शामिल हैं, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ऑपरेशन ध्वस्त को अंजाम दे रही है। इतना ही नहीं, नशे के काले कारोबार से कमाई करते हुए तस्करों की ओर से बनाई गई प्रॉपर्टी को भी
पुलिस जब्त करने का काम कर रही है। 300 से ऊपर केसेस हम एक साल में पकड़ते हैं ड्रग्स के, और अब हमने उनके सोर्स तक भी जाने का वो किया हुआ है, जिसमें जहाँ से आदमी कोई गांजा लेके आया या इंजेक्शन लेके आया तो उन सोर्स पे भी हम फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के सोर्स तक भी हम लोग जा रहे हैं और उनको पकड़ रहे हैं। इसके अलावा आजकल हम जो कर रहे हैं वो डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी है। अगर किसी ने अवैध कमाई कर रखी है एनडीपीएस से और उसने कहीं सरकारी ज़मीन पे कोई मकान बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं, ऐसे करके करीब 15 जो मेन एक्यूज थे फरीदाबाद के, उनका हमने पिछले कुछ समय में उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी डिमोलिश कराई है। और उसके अलावा जो पिट एनडीपीएस है, प्रिवेंटिव एनडीपीएस में अरेस्ट कर सकते हैं हम लोग, जो कुछ 2 या 2 से ज़्यादा केसेस में अगर लोग इन्वॉल्व रहते हैं एनडीपीएस के बारे में, तो उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी इसमें प्रावधान है। उसके भी 16 केसेस जो है तैयार करके फरीदाबाद पुलिस ऊपर सरकार को भेज चुकी है, जिन पर जल्दी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जो इन्होंने प्रॉपर्टी कमा के और अपने नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे खरीद रखी है स्मगलर्स ने, तो उनकी कमर तोड़ने के लिए भी उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज और फ्रीज कराया गया। लगभग 6 जो एक्यूज़ हैं उनकी 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कराई जा चुकी है फरीदाबाद पुलिस ने, और ऐसे 8 और एक्यूज़ आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। 389 किलोग्राम गांजा किया गया बरामद। 534 किलोग्राम चूरा पोस्त पकड़ी गई। 7 किलो से ज्यादा अफीम हुई बरामद। प्रतिबंधित गोलियां और कैप्सूल भी हुए बरामद। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की नजर में नशा वो जहर है जो हरियाणा की जवानी को बर्बाद कर रहा है, और इसी के मद्देनजर नशे को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस अधिकारी इस पर मुस्तैदी से काम करते हुए नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को काम को समर्पित किए हुए हैं। इसी के चलते हरियाणा में हिसार रेंज के एडीजीपी ने जानकारी देते हुए बतलाया कि इंटरनेशनल नशा मुक्ति दिवस के मौके पर हिसार, जींद और सिरसा पुलिस की ओर से पकड़ी गई नशे की 18 क्विंटल खेप को न सिर्फ बरामद किया गया था, बल्कि एडीजीपी के अगुवाई में उसे भी भट्टी में डालकर नष्ट किया गया। इसके इरादे बहुत स्पष्ट है कि ये ऐसी समस्या है जिस पे हम हर फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं, हम नशा तस्करों को पकड़ रहे हैं, हम उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, हम उनकी जो इलीगल कब्जे वाली प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, बुलडोज़र भी चला रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हम डिमांड रिडक्शन पे भी काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, यंगस्टर्स को प्रेरित कर रहे हैं कि वो नशा छोड़े, और जो लोग आगे आ रहे हैं नशा छोड़ने के लिए उनको चिन्हित करके हम उनको ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। नशे की खेप के साथ साथ नशे के सौदागरों को खत्म करने के लिए अपने ऑपरेशन ध्वस्त के तहत पुलिस गांव-गांव अपना संपर्क बनाते हुए लोगों को भी अपने अभियान में शामिल कर रही है, ताकि उसे नशे के सौदागरों की हर जानकारी हासिल हो सके, ताकि वह उन्हें आसानी से दबोच सके। बहुत अच्छा, जहाँ जहाँ पुलिस जा रही है वहाँ ग्रामीण भी नहीं चाहते, ग्रामीण हर कोई इस समस्या से त्रस्त है, वो भी नहीं चाहते कि हमारे गांव में काम चले, और वो आगे आ रहे हैं। जब पुलिस जाके मिलती है तो वो कई गाँव ने सरपंचों ने पुलिस के साथ मिलकर ये ऐलान किया कि अपने गांव को वो नशा मुक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है और काम कर रहे हैं। और स्टेट एक्शन प्लान में हमने हर गांव में और हर वार्ड में टीमें बनाई हुई है, मिशन टीम्स बनाई हुई है, जिसमें पुलिस के भी लोग हैं, गवर्नमेंट के भी लोग हैं और पब्लिक के भी लोग हैं। तो वो सारी टीमें लगभग 80-85 हज़ार लोगों की बन चुकी है और वो एनसीपी के सॉफ्टवेयर से भी जुड़ चुकी है। अपने ऑपरेशन ध्वस्त और धाकड़ को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए स्कूलों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए पुलिस उनसे भी अपना एक रिश्ता कायम किए हुए है, ताकि नशे से बच्चों को कैसे दूर रहना है, और अगर कोई नशा करने के लिए प्रेरित करता है या बेचता है तो उसके बारे में कैसे जानकारी देनी है। इन सभी पहलुओं पर भी एडीजीपी हरियाणा पुलिस श्रीकांत जाधव ने रोशनी डाली। अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, यंगस्टर्स को प्रेरित कर रहे हैं कि वो नशा छोड़े, और जो लोग आगे आ रहे हैं नशा छोड़ने के लिए उनको चिन्हित करके हम उनको ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। सर अक्सर ऐसा दिख रहा है गाँव में, एक बार नशा बेचने वाला पकड़ा जाता है, वापस आके फिर वही काम करने लगता है।
थोड़े दिन बाद फिर पकड़ा जाता है, थोड़े लगातार छोड़ नहीं रहा नशा लगातार। नहीं, इसमें ये है कि जो स्मॉल क्वांटिटी में कई बार उनको बेल मिल जाती है, तो उसको उस पर पुलिस के लेकिन लगातार नज़र है कि वो आते हैं। अगर दोबारा इस में काम करना शुरू करते हैं तो हमने अभी पिट NDPS एक प्रावधान है जिसमें ऐसे लोगों को हम डिटेन कर सकते हैं। उसकी भी हमने सूची बना ली है पूरे रेंज में और हरियाणा में, कि ऐसे लोग जो लगातार कर रहे हैं या लगातार इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं उनको पिट NDPS के प्रावधानों में हम डिटेन कर सकें, उसकी भी लिस्ट हमने बना ली है। सर एक अभियान भी चलाया गया था आपके धाकड़ करके। धाकड़ अभियान या स्टेट एक्शन प्लान पिछले साल जो लॉन्च किया गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसका एक पार्ट था कि हम स्कूल कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के जो यूथ है हमारा, उनके नज़दीक पहुँचे, उनको इन्वॉल्व करें, उनको बताया कि नशा कितना ख़राब है और उनको नहीं बोलना सिखाया, जब ज़रूरत होती तब नहीं कैसे बोले। और टीचर्स को एजुकेट करने की बात थी कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि हमारे जो स्टूडेंट्स में से जो सडनली जिनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा है या जो गैर आदि होने लग गए हैं, कैसे आइडेंटिफाई करे कि हमारे लड़के उस तरफ जा रहे हैं। उसकी सूचना वो कैसे नोडल ऑफिसर्स के ज़रिए स्टेट एक्शन प्लान के जो दफ्तर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वहाँ तक पहुँचा है। तो धाकड़ की शुरुआत कई जगह हो भी चुकी है। धाकड़ टीम है जो 5 स्टूडेंट्स की बन चुकी है। उनको एजुकेट करने के लिए एक वीडियो फिल्म और वीडियो के ज़रिए उनको टीचर्स को एजुकेट करने का भी प्लान है, जो भी बन के तैयार है। नशा वो जहर है जिसकी लत लगने के चलते नौजवान अपने भविष्य पर ऐसा ग्रहण लगा लेते हैं जो उनके परिवारों को भी बेहद दुख और बदनामी देता है। लेकिन अब नशा तस्करों की पुंगी बजाने के लिए हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल की अगुवाई में चले ऑपरेशन ध्वस्त और ऑपरेशन धाकड़ के तहत पुलिस नशा नेटवर्क के संग संग नशे के सौदागरों पर भी नकेल कसते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम बाखूबी कर रही है, जो बेहद काबिले तारीफ है। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मनोहर लाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा के कुंवारों को हर महीने पेंशन देने का ऐलान किया है। हरियाणा में 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुष और महिला को 2,750 रुपए पेंशन दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल ने कुंवारों को दी बड़ी राहत। कुंवारों को पेंशन देगी हरियाणा सरकार। हर महीने पेंशन देने का किया ऐलान। हरियाणा सरकार का खास फैसला, कुंवारों विधुरों को मिलेगी पेंशन। देश का पहला राज्य जहां कुंवारों और विधुरों को सरकार देगी पेंशन। हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारों को बड़ी राहत देने का अहम फैसला लिया है। ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हरियाणा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देश में ये पहला ऐसा राज्य होगा जहां कुंवारों और विधुरों को सरकार पेंशन देगी। इसके संकेत खुद सीएम मनोहर लाल ने जनता दरबार के दौरान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस ऐलान से जुड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि एक 60 साल के अविवाहित व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसे पेंशन नहीं मिल रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अनोखी पेंशन योजना की घोषणा की। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा, हरियाणा में इस पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 2,750 रुपए दिए जाएंगे। इस पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा। सीएम ने ट्वीट कर कहा, मैं घोषणा करता हूं कि हरियाणा के 45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को अब से 2,750 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 40 से 60 वर्ष आयु तक के विधुर पुरुष जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें भी 2,750 रुपए पेंशन दी जाएगी। 71,000 कुंवारों को मिलेगा पेंशन का लाभ। हरियाणा में 71,000 ऐसे लोग हैं जो सीएम की इस घोषणा के दायरे में आएंगे। सरकार को इस पेंशन योजनाओं के लिए हर महीने 20 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।
सालाना इस पेंशन योजना में 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा। सीएम ने कहा कि बजट की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सभी लाभार्थियों को इस योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। हरियाणा में कितने पेंशन धारक? हरियाणा में अभी 18 लाख से अधिक लोग बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल इस योजना के तहत आने वाले बुजुर्गों को 2,750 रुपए पेंशन दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि वो दिसंबर से पहले इस योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ देंगे। इसके अलावा हरियाणा में 8 लाख से ज्यादा महिलाएं विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं। 2 लाख दिव्यांगों को हरियाणा सरकार पेंशन दे रही है। हरियाणा सरकार का ये फैसला सराहनीय है। पुरुष जो विधुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया, अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी, लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ हफ्ते। 60 साल के बुजुर्ग के कहने पर लिया गया फैसला। दरअसल कुछ दिनों पहले एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर सीएम मनोहर लाल ने ये अहम फैसला लिया। इसका फायदा 45 से 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो वहीं साल 2023 हरियाणा के लिए खास बन गया है। G20 की मेजबानी से हरियाणा गौरवान्वित हुआ है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बेहद खुशी का पल है कि हमें G20 शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करने का मौका मिला है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। G20 की मेजबानी करने का मौका भारत को मिला और उसी के चलते अलग अलग राज्यों के बीच भी G20 को लेकर आयोजन किए गए। हरियाणा के लिए भी वो पल बेहद खास रहे जब हरियाणा ने G20 2023 सम्मेलन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। G20 के लिए मेजबान बना हरियाणा प्रदेश अपने आयोजन के चलते भी खूब चर्चाओं में रहा। गुरुग्राम स्थित एक निजी होटल में हरियाणा सरकार की ओर से G20 की मेजबानी करते हुए इसका आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए कई विदेशी प्रतिनिधि भी यहां पर पहुंचे हुए थे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने G20 सम्मेलन का अवलोकन किया और यहां विदेशी मेहमानों से मुलाकात के अलावा यहां लगाए गए स्टॉल्स पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने हर जानकारी हासिल की। सम्मेलन में पहुंचने पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विशेष सचिव शिवगामी सुंदरी नंदा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी के साथ किया। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के जरिए प्रदेश की नीतियों से वहां मौजूद लोगों को वाकिफ करवाया। हरियाणा सरकार की ओर से यहां पर आयोजित की गई सांस्कृतिक संध्या के तहत हरियाणा के लोक गायक और लोक नृत्य की झलक भी खूब देखने को मिली। इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश की संस्कृति का अहम हिस्सा कहे जाने वाले इन लोक नृत्यों के माध्यम से सम्मेलन में पहुंचे विदेशी मेहमान बेहद खुश नजर आए और उन्होंने इसका जमकर लुत्फ उठाया। G20 के बीच अपने संबोधन के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा, बेहद खुशी का पल है कि हमें G20 शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करने का मौका मिला है।
उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हरियाणा में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का जो अवसर राज्य सरकार को मिला है, उस दायित्व को हरियाणा सरकार ने बाखूबी निभाया। तो फिलहाल हरियाणा पोस्ट में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।